नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं कर्नल अजय रैना जी। वैसे तो सबसे ज्यादा डिमांड गेस्ट की ये आती है कि अजय सर को कब बुलाएंगे, तो आज अजय सर के साथ हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। वैसे तो सर को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन सर एक्स आर्मी है, मिलिट्री हिस्टोरियन है। और जो मुझे सबसे अच्छा इंट्रोडक्शन सर का लगता है वो ये लगता है कि जब ऑप सिंदूर में पाकिस्तान जितना ब्रह्मोस से घबरा रहा था, उतना शायद सर के ट्वीट से घबरा रहा था, इसलिए उसे डीजीआईएसपीआर एक्नॉलेज भी करता है। तो सर स्वागत है धन्यवाद, आपका चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब, जी आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार जी। जी। सर, जिस तरीके से जियोपॉलिटिक्स करवट ले रही है, जितना दशकों में होता था वो महीनों में हो रहा है थैंक्स टू ट्रम्प। और जो लेटेस्ट फियास्को है फिलहाल, जो सबसे लेटेस्ट है वो है H1B वीजा, जो ट्रम्प ने सैंक्शंस लगाए हैं और वो आज रात 12 बजे से ही लागू हो जाएंगे। तो 1 लाख की फीस लगाई है, $1 लाख की। तो किस तरीके से देख रहे हैं कि वो इंडिया सेंट्रिक है, या ओवरऑल आप ये देख रहे हैं कि वो अमेरिका के हिसाब से लगाया है, या इंडिया को देखते हुए H1B का पूरा जो फीस है वो है? जी ओके, शिवम जी, आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं? कार कौन सी है आपके पास? सर, मेरे पास स्विफ्ट है। ओके, तो मैं मैंने कंपैरिजन की बात नहीं कर रहा, वैसे एक बात बताता हूँ। मैं ना हम्म शुरू से ही मैंने एसयूवी चलाई है, तो बीच हम्म बीच में कई बार छोटी गाड़ी भी होती है घर में, वो भी चलाते हैं। जितनी बड़ी गाड़ी में बैठते हो ना, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सी होती है, क्योंकि आपकी बड़ी गाड़ी से डैमेज होने का खतरा ज़्यादा होता है। अगर आप लापरवाही कर जाएं, फ़ोन पे लगे हुए हैं और किसी को ठोक दें, तो छोटी गाड़ी का एक बाइक वाले को मारना और एक बड़ी एसयूवी के उसको मार के चढ़ जाने में फ़र्क होता है। तो मुझे हमेशा लगता है कि जब मैं छोटी गाड़ी में चला रहा हूँ तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, बड़ी गाड़ी में बैठता हूँ तो मुझे थोड़ा ज़्यादा मैं अलर्ट होता हूँ कि किसी को, क्योंकि आपको पता है यहाँ ट्रैफिक कैसी है। तो वही हाल है सुपर पावर का। अगर आप सुपर पावर हैं और आप दुनिया को चला रहे हैं, दुनिया के सबसे सो कॉल्ड ताकतवर देश के आप राष्ट्रपति हैं, तो आपको बड़ा सोच समझ के और हर पहलू को देख के चलना पड़ता है। ये जो ब्रैशनेस और ये जो फ्लैम्बॉयंस, शायद फिल्मों में, कुछ हद तक बिजनेस में भी अगर आप बहुत तगड़े अमीर हैं तो आप डिक्टेट कर सकते हो, शायद चल जाए। और वो भी इस टाइम पे, अगर ये 1991 में प्रेसिडेंट होते ना ट्रम्प साहब, तो वो भी चल जाता। लेकिन आज जब जगह जगह से नए पावर सेंटर इमर्ज कर रहे हैं और वो ऑर्गेनिकली इमर्ज कर रहे हैं। अगर आप भारत को देखोगे तो हम खड़े हो रहे हैं अपने पैरों के ऊपर। चाइना खड़ा हुआ यूएसए की सपोर्ट लेके, लेकिन 2010-12 आते आते वो अपने अपने अलग ही चाल पकड़ ली उसने। रशिया आपकी बात मान नहीं रहा, ब्राज़ील आपको आंखें दिखा रहा है, इसराइल है कि वो आपके दोस्तों को आपके साथ मिलकर पीट के आ गया। तो हमें तो ऐसे हालत में आप बताइए कि इस सेंसिटिव टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बड़े सोच समझ के फूक फूक के कदम रखे जाएं। अभी जो आपका प्रश्न है, आप मुझे बताइए, ठीक है, जहाँ पे 1,000 होना चाहिए था, वहाँ 1 लाख से 1 करोड़ के पे पहुँच गए हम लोग। जो लगाया आपने, चाहे उसका लोड कितनी कंपनी हार सकती हैं। क्या आप इसका एंगल है कि ये देखने वाला कि क्या आप जो सिर्फ बिग बिग जो कंपनीज हैं, बिग 5, बिग 6, उनको फेवर कर रहे हो बिकॉज वो अफोर्ड कर सकते हैं कि बेस्ट ऑफ द टैलेंट दुनिया से उठाएं, उनके लिए $1 लाख साल का जमा कराएं और उनको यूज़ करें, और बाकी हाथ मलते हुए रह जाएंगे अमेरिकन, अनलेस अनटिल वो अमेरिकन कंपनीज वहाँ से माइग्रेट करके बाहर आती हैं, जो कि उनको आना पड़ेगा। एक तो वो हो सकता है कि आपने उनसे बड़ों से डील कर ली, बिकॉज हमने देखा था पीछे एप्पल वाला आके वो सोने का 24 कैरेट का वो दे के भी गया था इसको। तो जहाँ तो आप रिश्वतखोरी में करके, जहाँ फिर आपने ये जो बुखलाहट है आप में, उसका रीज़न ये है कि आप देखिए जो चार्ली किर्क था, जो उसका राइट हैंड माना जाता था ट्रंप का, वो प्रो ज्यूज और प्रो इसराइल बात करते करते धीरे धीरे उसने भी एक यू टर्न मारा। और ये जो आज आप जिस वीज़ा की बात कर रहे हो, इसके इम्प्लीमेंटेशन में उसकी भी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज वो ओपनली इमिग्रेंट्स के खिलाफ बोलता था, उसको भारतीयों से भी चिढ़ थी। उसको जब उसको ठोका गया तो अब इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी नहीं कह सकते, सामने निकल के आ रहा है कि उसमें इसराइल का हाथ है, क्योंकि एक ट्रेंड स्नाइपर ने उसको मारा है। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट के बारे में कहा जाता है इनफॉर्मली कि उसके पीछे एक उसको डर उसके दिमाग में हमेशा लटकता रहता है, बिकॉज इस देश ने 4 प्रेसिडेंट मारे हैं, 5वें को मारते मर ही गया था, गोली चल गई थी रेगन के ऊपर। तो यहाँ के प्रेसिडेंट को एक चीज़ क्लियर होती है कि मैं एक लाइन क्रॉस करूँगा तो मेरे को भी पैक कर दिया जाएगा। तो ये जो चार्ली का मर्डर हुआ, क्या ये एक सिग्नलिंग थी? बिकॉज उसके बाद इसराइल ने धोखा कर दिया, जिसके अंदर अमेरिकन बैठे हुए थे, उन्हीं के प्रोटेक्शन में था, उनको ठोक दिया। भारत के साथ ट्रेड का पंगा लिया तो उल्टा पड़ गया, उल्टा पड़ा, फिर इसने यू टर्न मारने की कोशिश की। तो हम भारतीय हैं, फिर हमको संख्या इतनी ज़्यादा है कि इंस्टाग्राम से लेके ट्विटर पे लेके एक्स जिसको कहते हैं, यूट्यूब पे हमने उसकी खिल्ली उड़ानी शुरू कर दी। तो शायद कोई दूसरा देश होता है जिसके सिटीजन सो रहे होते हैं तो शायद बर्दाश्त कर लेता है।
तो वो यू टर्न भी वो पूरा कर नहीं पाया और दोबारा ये इसने शाहबार पोर्ट का पंगा डाल दिया, अभी वीज़ा का पंगा डाल दिया। देखिए, अमेरिका को अल्टीमेटली इस चीज़ का नुकसान होगा जब आप टैलेंट को दूर कर रहे हो, या अपनी कंपनीज जो पे नहीं कर पाती और जो कल को शायद एक अच्छी कंपनी बन सकती थी, आज एक स्टार्टअप है जो मिडिल रंग में चल रही है, उसको आप इतना फाइनेंशियल लोड उसको बोल रहे हो कि $1 लाख अपने एम्प्लॉय के लिए पे कर, नहीं कर पाएगी तो क्या होगा? या तो कंपनी बंद हो जाएगी बिकॉज वो कम्पीट नहीं कर पाएगी बिग 5 या बिग 10 के साथ, या फिर वहाँ से निकल जाएगी। तो अगर एक कंपनी अमेरिका से निकलती है, एक तो उसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट दूसरी कंट्री में चलेगी, उसने जो 10 15 20 50 जॉब क्रिएट किए थे अमेरिका में वो भी खत्म हो गए बिकॉज बाकी दुनिया में उसको चीप स्किल्ड मैन पावर चीप ले उस पर मिलेगी। तो नुकसान अल्टीमेटली अमेरिका का होना है, हमें झटका लगेगा, हमारी फैमिलीज हैं जिनके बच्चे बाहर गए हैं। इनफैक्ट आपने जो टाइमलाइन बताया रात का, इसका मतलब अगर आज आप इंडिया में घूमने आए हुए हो और अभी फ्लाइट पकड़ और आधा घंटा लेट पहुंचे आप, तो आप तो आ गए उसके मार में, इवन इफ अगर आप एग्जिस्टिंग। जी जी, ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट और मेटा ने एडवाइजरी कर दी है कि जो भी बाहर है फॉरेन में फ्लाइट बुक करे और जल्दी से जल्दी शाम तक वापस आ जाए। वापस आए तो उसमें एयरलाइंस क्या करेंगी, अभी टिकट्स का 4 गुना कर देंगे, वो सब ड्रामा चलता रहेगा। तो शॉर्ट टर्म में एक टर्बुलेंस आएगी, हमें भी फील होगी। जिस घर में अगर एक अर्निंग मेंबर हो या दो में जो अमेरिका बेस्ड हैं, जो डॉलर के बदले में पैसा भेज रहे हैं महीने का घर में, इवन इफ नहीं भी भेज रहे, वो अपने सेटल्ड हैं, सडनली यू विल फाइंड कि हाईली स्किल्ड वेरी कंफर्टेबल लोग जिन्होंने जमे पले ही अमेरिका में, जब जिनका मतलब काफ़ी साल बीत गए जमे पले का, तो खैर वो अलग कैटेगरी में आते हैं, वो वापस बैग उठा के यहाँ आ रहे हैं। क्योंकि एक ऑप्शन ये हो सकती थी कि वो लोग निकल जाते यूके की तरफ, जर्मनी की तरफ, तो वहाँ और बुरा हाल है। यूके का आपने देख लिया, जर्मनी की इकॉनमी देख ली, फ्रांस की देख ली, तो यूरोप में भी कोई जगह नहीं है। तो फिर आज अगर बचे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया ना तो एक उनको 5 स्टार होटल्स में रखा हुआ था इलीगल इमिग्रेंट्स को, और उनको उठा के भी मिलिट्री कैंप में भेज दिया। तो ये जितने एंग्लो सैक्सन जो सोच वाले कंट्रीज हैं, उनको भारत में वापस, तो उसमें यहाँ भी टर्बुलेंस होगी, थोड़ा सी डिसरप्शन यहाँ पे होगी, आई एम सॉरी ये होगा। लेकिन अल्टीमेट जब ये सब डस्ट बैठ जाएगी, तो फिर जब हम हिसाब करेंगे नुकसान किसका हुआ, तो कॉमन सेंस बताती है अमेरिका का नुकसान होगा। तो ये एक प्रेसिडेंट के लिए, एक उसके लिए किसी भी देश के लिए एक अच्छा सिग्नल नहीं है। द कॉन्ट्ररी, हमें लगता है कि जब वापस हमारे भारतीय जो स्किल सेट वापस आएगा, और अगर हमारी सरकार जिसको थोड़ा सा ज़्यादा एक रिजर्वेशन के शिकंजे में बुरी तरह से फंस चुकी है, कुछ उसका इलाज कर सके, यहाँ से निकल सके, तो पॉसिबली भारत के लिए एक मौका आ रहा है जिसमें हमारा टैलेंट वापस आ रहा है विद एक्सपीरियंस। अब हमें उनको प्लेटफॉर्म और उनको फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। अगर हम कर पाए तो जो भारत का जो एक कहते हैं जो राइज हमारा होना है, वो उसका बहाना ट्रंप ने उसको ट्रिगर कर दिया। उस मामले में तो भारत के लिए एक अच्छा आता हुआ टाइम देखा, अमेरिका के लिए अच्छा नहीं हुआ, किसी भी एंगल से अच्छा नहीं हुआ। जी सर, इसमें एक और है कि क्या ट्रंप इस पे टैको करेगा? बाद में वो ये कह देगा कि ट्रेड डील हो रही थी, इंडिया ने कहा अरे साहब वो H1B वीजा पे नेगोशिएट कर लो, और मैंने मोदी के कहने पे वापस कर लिया। तो क्या ये भी हो सकता है क्या? पॉसिबल, वैसे भी इसने अभी 1 साल के लिए लगाया है, तो हो सकता है, टैको हो सकता है। मगर अभी वही मैं कह रहा हूँ ना, हमने इसका टैको 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 इतना कर दिया कि अभी टैको करने से भी थोड़ा हिचकिचाता है। नहीं तो जिसने मोदी जी को उस दिन विश किया, जब 4 कॉल्स मोदी जी ने अटेंड नहीं की, उसके बाद उसने विश किया ट्विटर पे, फिर उसके बाद उनकी बात हुई है, तो काफ़ी लोगों ने कहा था टर्न अराउंड हो गया। हालांकि मैं उसको नहीं मान रहा था बिकॉज ये अनप्रडिक्टेबल है। पर मैं, देखिए शिवन जी, देखने वाली बात पता क्या है, 2 एग्जाम्पल हमारे सामने खड़ी हैं। एक ट्रंप साहब हैं जिन्होंने पर्सनल ईगो सबसे आगे, और उसके थोड़ी पीछे पर्सनल इंटरेस्ट। जब आप पाकिस्तान जैसे कंट्री के साथ क्रिप्टो डील करते हो, पहलगाम में अटैक के 2 दिन बाद, फिर आप, दुनिया कह रही है कि जब से आप प्रेसिडेंट बन के आए हो 7-8 महीने में आपने $8 बिलियन से ऊपर कमा लिया पर्सनल एसेट। इसका मतलब आपने ईगो इसलिए कह रहा हूँ कि चाहे वो जेलेंस्की की इंसल्ट करनी है, या चाहे साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट को कुछ बोलना है, जब ऐसे उल्टे पुल्टे स्टेटमेंट देने हैं, अपने किसी मिनिस्टर को कुछ बोलना है, सेक्रेटरी को, तो सबसे आगे आपने ईगो रखी उसके, क्योंकि पैसा है तो आप ईगो पहले आगे रखते हो, उसके बाद आपको पैसे का इंटरेस्ट अपना, उसके बाद अमेरिका। और इस तरफ एक भाई साहब खड़े हैं हमारे, जिन्होंने कहा जी हमें पर्सनल कॉस्ट भी देनी पड़ी दे दूंगा, मैं बैंड नहीं होऊंगा अमेरिका के आगे, क्योंकि मैं अपने पशुपालक और मच्छी पालक और इन सबको प्रोटेक्ट करूंगा। तो ये स्टेट्समैनशिप का फ़र्क है, क्लियर जो दिख रहा है। तो ऐसे हालत में ये टैको करे ना करे, ये
इसकी बायोग्राफी जब ये एज ए बिजनेसमैन बिफोर ही बिकेम प्रेसिडेंट, इसकी जो ऑटोबायोग्राफी इसमें लिखा हुआ है कि मैं जब बिजनेस डील करने जाता हूँ और जब टफ नेगोशिएटर आता है तो मैं एक ट्रबुलेंस कॉज करता हूँ, डिसरप्शन कॉज करता हूँ, गदर मचा देता हूँ हमारी लैंग्वेज में। फिर वो अगला बंदा क्या होता है कि वो बैक फुट पे चला जाता है, उसके बाद मैं बैठ के डील करता हूँ और वो एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये बंदा जो अभी डिसरप्ट करके गया वो इतना कोऑपरेटिव हो जाएगा, तो उस खुश मिजाजी में डील हो जाती है। तो मैं मानता हूँ बिजनेस डील्स होती होंगी, लेकिन ऐसे और आज की हालत में जब नई नई पावर्स बन के उभर रही हैं, एक बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन है। अब लोग कहेंगे ना ठीक है पहले 100 आते थे तो अभी एक उतने में एक का पैसा कमा ले। भाई एक वो 100 आते थे तो जो आपकी कंट्री और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते थे, जिस जगह पे काम करते थे, उनके नीचे 4 लोग और उस टीम में जुड़ते थे, चाहे वो एक उनका पियोन ही हो, चाहे उसका एक टीम होती है ना। आप 100 बंदों को 10 बंदों से या 4 बंदों से रिप्लेस नहीं कर सकते पैसे से। इंसान होता है, पैसा होता है। सो आई सी अ बिग लॉस फॉर यूएसए। जी। तो इसमें रिमोट जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ सकती हैं, और इसमें अभी जो एलॉन मस्क है उसने कहा है कि आई विल गो टू वॉर ऑन दिस, कि मैं तो मतलब मोर्चा खोलने वाला हूं। सिग्नल तो नहीं, आप फ्रीज कर गए थे शिवम जी, अभी वापस आए जी हैं। आप हाँ फ्रीज कर हाँ गए मैं थे। जी मैं ये कह रहा हूँ कि इलॉन मस्क जो है उसने ऑलरेडी कह दिया है कि आई विल गो टू वॉर ऑन दिस डिसीजन, मैं इसके खिलाफ बोलने वाला हूँ। तो एक तरीके से आवाज तो उठने लगी है। इसी टॉपिक में मेरा आखिरी सवाल ये है कि क्या ट्रंप ने सब कुछ कर लिया, टैरिफ कर लिया, चाबार कर लिया, अब पाकिस्तान कर लिया, सब कुछ कर लिया, क्या अब इसमें फार्मास्यूटिकल्स, सेमीकंडक्टर, अडानी और S-400 पे काटसा, अब ये ऑप्शन बचे हैं क्या? S-400 पे का हो सकता है, अदानी के क्योंकि ऊपर भी अभी हो और सकता भी है। सामान आना है और हो अडानी के सकता ऊपर है, ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं, तो हो क्या सकता अभी उसके जो सेल्वोस बचे हैं उसमें ये सब बचा है क्या? कर सकता है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताऊं, मैं जिस दिन से आया ना तो मैं भी किसी टाइम पे इसका फ़ैन था कि हम सारे, क्योंकि बाइडन के बाद एक घटिया बाइडन के बाद एक बंदा आया, उसने पहले टेंडर में ठीक ठाक हमारे साथ था, तो लगा था कि चलो ठीक है, ही इज़ गुड फॉर एवरीबॉडी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीत रहा तो हर दिन निकल रहा है तो सामने दिख रहा है कि अमेरिका एक तरफ रह गया और ट्रंप ने इसको हर चीज़ को पर्सनलाइज कर लिया। तो ये जो पर्सनलाइजेशन करने में प्रॉब्लम क्या होती है कि आप ठीक है, आप ये कर लो, वो कर लो, उसके पर केस कर दो, उसको ये कर दो, लेकिन एक लिमिट आती है कि जिस देश के अंदर बैठ के आप ये सब कर रहे हो ना, वही सिस्टम आपको पकड़ के नीचे खींच लेता है। क्योंकि देखो, चाहे छोटा देश हो चाहे बड़ा, हम कहते हैं ना हम सनातनी हैं, सनातन इतने हजारों सालों से ख़त्म नहीं हुआ। बीच में मुगल्स भी आए, बीच में अंग्रेज भी आए, फ्रेंच भी आए, पुर्तगीज भी आए, किसी ने कुछ पकड़ा, किसी ने स्पेनिश कुछ हिस्सा पकड़ा, लेकिन हम सर्वाइव कर गए। क्योंकि एक रेजिलियंस होती है हर एक सिस्टम में। जब मैं सिस्टम कहता हूँ, चाहे आपका फेथ हो, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे देश हो, सोसाइटी हो, रेजिलियंस, जिसमें रेजिलियंस नहीं होगी वो टूट जाएगा। तो अमेरिका तो टूटने वाला ऐसा तो नहीं है ना कि, हालांकि हम सारे मजाक में कहते हैं और मानते भी हैं कि लास्ट प्रेसिडेंट है, अमेरिका को तोड़ के बाहर रेस्ट करेगा। बट आज की डेट में जो उसकी टेक्नोलॉजी की बात कर लीजिए, उसकी इकोनॉमी की बात करिए, यूएसए इज स्ट्रॉन्ग कंट्री। इट्स नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज यूज्ड टू बी, बट स्ट्रॉन्ग कंट्री। तो मुझे क्या लगता है कई बार कि ये ना हो कि चार्ली किर्क गया, कल को ये भी कोई इसको ठोक दे। बिकॉज एक चीज़ के नीचे आने का जब गिरता है ना, जब हर चीज़ में आप गिरने, जैसे आपने पॉइंट गिनाए, आप अदानी के ऊपर केस करके कर लोगे, अमेरिका को क्या फ़ायदा होगा? अदानी का नुकसान हो सकता है। जैसे अपने रशियन जो ओलिगार्क हैं, उनके आपने पैसे दबा रखे हैं 300 बिलियन, तो उनका तो नुकसान हो रहा है, आपको क्या फ़ायदा हुआ? और लॉन्ग रन में क्या फ़ायदा है? जब आपने रशियन पैसे जब्त किए और बोला कि हम इसको यूक्रेन में रीसेटलमेंट, रिहेबिलिटेशन में देंगे, तो दुनिया आपका ट्रस्ट करना बंद कर देगी, भैया कल तो हमें फंसाएगा। तो एक लॉन्ग टर्म में तो बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर इस मॉडल पे चल पड़ता है, जो कि लाइकली है। आपने बिल्कुल सही प्रिडिक्ट किया। ये जो 4.5 आपने बताए, ये पॉसिबल है, लेकिन वो उल्टा पाकिस्तान, इसका पर्सनल नुकसान हो सकता है उसमें, और अमेरिका का पक्का होगा। हम निकल आएंगे, हमें कुछ नहीं पड़ता। S-400 का बोलेगा, हम S-500 के साथ जॉइंट प्रोटेक्शन में जा रहे हैं। अब तो कहानी खत्म, पर्दा हट चुका है ना, जो पर्दे के पीछे होती थी बातें खत्म हो गई। जी। ये तो अमेरिका की बात रही। अब थोड़ा पड़ोसी मुल्क की बात कर लें, तो अभी सऊदी और पाकी के बीच में, पाकिस्तान के बीच में डील हुई है, पैक्ट हुआ है। तो क्या पाकिस्तान को नया अब्बा मिल गया है, या फिर अब पाकिस्तान और ज्यादा उस ट्रैप में फंस गया है? अब वो जो मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स है, वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स है, उसमें ड्रैग हो जाएगा। जी। मजे की बात पता क्या है, औकात का इतना ज़्यादा मिसमैच है कि पाकिस्तान उल्टा होके भी नाचे ना तो कुछ नहीं होने वाला। अब देखिए, जीसीसी में इसको बुलाया नहीं था, ये शाहबाज जी वहाँ पहुँच गए,
और अब लोगों को इंप्रेशन हो रहा है कि वहाँ पहुंचे, उसके बाद सऊदी से बात हुई और ये 2 दिन की बातें नहीं होती ऐसे वाले जो, चाहे वो एग्रीमेंट है, चाहे वो डील है, चाहे वो पैक्ट है, चाहे जो भी है, वो इसके पीछे काफ़ी बैकग्राउंड में काम होता है। आप देखिए उसने जेलेंस्की को जब बोला ट्रंप ने कि तू जाके पुतिन से मिल, तो रशियन प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर ने क्लियरली बोला कि ऐसे थोड़ी मिल जाते हैं हेड ऑफ स्टेट, उससे पहले बड़ा काम करना पड़ता है नीचे वाले लेवल के लोगों को, तब जाके हेड ऑफ स्टेट मिलते हैं और चाय वाय पी के साइन करके आते हैं डॉक्यूमेंट पे। तो ये मार्च में गया था सऊदी 2-3 दिन के लिए, शाहबाज शरीफ। तो आई थिंक वहाँ से प्रोसेस शुरू हुई। और सऊदीज़ में क्या है कि उनकी फ़ौज, इनका पुराना आर्मी चीफ चलाता है, तो शाहबाज शरीफ तो मुखौटा है ना, सारी कहानी मुनीर की है। और सऊदीज़ क्योंकि पैसा ठीक ठाक है, वो लेटेस्ट जहाज़ खरीदते हैं अमेरिका से, उसको फ्लाई करते हैं पाकिस्तानी पायलट्स। ये शुरू से, आज की बात नहीं है। राहिल शरीफ ने उनकी आर्मी का वो एडवाइज़र कम चीफ टाइप ही कह लो सऊदी में। और पाकिस्तान, जब आपको शायद ये पता होगा कि अगर हमारे भारत वायुसेना में एक जहाज़ है तो हर जहाज़ के ऊपर हमारा एक पायलट है। जब हम बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं, जहाँ ये कहें कि जब हमारे जहाज़ और गिर जाते हैं पुराने वाले, तो हमारी रेशो थोड़ी बढ़ जाती है। हम कहते हैं एक जहाज़ है तो 1.25 पायलट है। दैट इज़ कि 3 पायलट अगर होंगे 4, तो 4 जहाज़। तो वी हैव मतलब 3 जहाज़ होंगे तो 4 पायलट होंगे। दैट काइंड ऑफ इक्वेशन। एक हमारे पास रिजर्व है। पाकिस्तान शुरू से 1.5 पे चलता है, तो इनके अगर 3 पायलट हैं तो 2 जहाज, तो एक इनका शुरू से रिजर्व में रहता है, 3 में से एक। 1.5 इनकी पहले, अगर एक जहाज है तो 1.5 पायलट है इनके पास। ये मिलिट्री एक इम्पॉर्टेंस होती है। अगर आप 1:2 के रेशो अचीव कर सको कि एक जहाज 2 पायलट, तो फिर आपकी जो कैपेबिलिटी है, मिलिट्री स्ट्राइक कैपेबिलिटी, बहुत बढ़ जाती है। और इसको लेमैन लैंग्वेज में आप ये समझिए कि आपके पास एक जहाज है और आपको पता है जो फाइटर मिशंस होते हैं ये बहुत टायरिंग होते हैं, बॉडी पे बहुत फटीग होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि आप ड्रीम लैंडर में बैठे और 10-12 घंटे आप फाइटर मिशन करके आए, बड़ा मुश्किल होता है फाइटर जेट्स में। तो मशीन का क्या है, मशीन वापस आती है, रीफिट करो, चेक करो, मशीन उड़ने के लिए तैयार होती है। पायलट दोबारा तैयार नहीं होता अगर 1:1 की रेशो है। तो क्या होता है कि आप एक है, पायलट 2 हैं, एक ने मिशन पूरा किया, वापस आया, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटे के बाद वो मशीन उड़ने के लिए तैयार है, दूसरा फ्रेश पायलट बैठता है उसी मशीन। तो आप एक ही मशीन अगर आपको 6 घंटे में 2 बार उड़ा रहे हो 2 पायलट से, तो ये बेनिफिट होता है 1:2 का। तो पाकिस्तान ने शुरू से 1.5 के एक्सेस में रहा है। तो इसलिए इनके पायलट्स, क्योंकि जहाज कम है, तो ये सऊदी अरब में जाके उनके जहाज उड़ाते हैं, फाइटर जेट्स। अगर उसको हम बेस मान लें, क्योंकि अगर आप एनालाइज करो कि ये जो सो कॉल्ड जो भी एग्रीमेंट हुआ है, इसका मतलब क्या है। सऊदीज़ की बाउंड्री पाकिस्तान से नहीं मिलती, तो जियोग्राफिकल कॉन्टिग्यूटी नहीं है। बीच में बहुत बड़ा एक प्रतिद्वंदी बैठा हुआ ईरान। अगर भारत और पाकिस्तान का शुरू होता है ऑपरेशन सिंदूर अगला फेज, तो क्या हम ये उम्मीद करें कि सऊदीज़ हमें मारने आएगा? वो हो नहीं सकता। 2 चीज़ें वो कर सकता है। इन अ वेरी वर्स्ट केस सिनेरियो, वो हो सकता है जो जहाज, पाकिस्तानी जहाज, सऊदी जहाज उड़ाते हैं पाकिस्तानी पायलट्स, और सऊदीज़ के पास आई थिंक F-35 भी हैं। इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो, हमारे अपने आसमान पे, जब पाकिस्तान की स्काई में हमें कोई F-35 उड़ता हुआ दिखे, दैट मीन्स पाकिस्तानी पायलट जो सऊदी ऐसे उड़ाते थे, शायद सऊदी बोले कि ठीक है तुम जाकर लड़ाई में पार्टिसिपेट। अगेन 1% से ऊपर चांस नहीं है। दूसरा, पाकिस्तान को हमेशा तेल का प्रॉब्लम रहता है। बाजवा ने कहा था हमारे पास 3 दिन की टैंकों में तेल भरने के लिए नहीं है, तो सऊदीज़ शिप के थ्रू, बिकॉज कॉन्टिग्यूटी नहीं है ना, बाउंड्री दूर रहते हैं, बॉर्डर के बीच में है नहीं, तो शिप के थ्रू वो ऑयल लाने की कोशिश करेगा, पाकिस्तान को सप्लाई करेगा जब लड़ाई लगेगी। तो उस टाइम हमारी नेवी ने वैसे ही पाकिस्तान की पोर्ट्स को ब्लॉकेट लगा देना है, तो वो वहाँ से भी नहीं आ पाएगा। वो एज फार एज सऊदी अरेबिया इज कंसर्न, ये मैक्सिमम हो सकता है जो भी नहीं हो सकता। पाकिस्तान क्या कर सकता है? पाकिस्तान एनपीटी का सिग्नेटरी है, तो वो टेक्निकली सऊदीज़ को न्यूक्लियर कवर नहीं दे सकता, क्योंकि आप एनपीटी सिग्नेटरी हो तो आपका न्यूक्लियर आपके लिए है। आप ना बेच सकते हो, ना किसी को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सकते हो, ना आप किसी को कवर दे सकते हो। तो टेक्निकली इम्पॉसिबल है। लेकिन ये डील हुई क्यों? हमें बेसिकली ये पूछना चाहिए कि ये डील हुई क्यों, इसका वो क्या है। तो उसके 2-3 रंग निकल के आते हैं। एक तो सीधा कि सीआईए जो है वो चाहता है कि हमारे चारों तरफ अमेरिकन जो है डीप स्टेट कि अब बवाल मचा रहे। क्योंकि पहले क्या था कि भारत को टारगेट अलग होता था, चाइना को टारगेट अलग किया जाता था। अभी पाकिस्तान के अंदर आप जो भी गदर करोगे, कोई
ट्रीटमेंट उसका किसी ट्रेड एग्रीमेंट करवाते हो, मिलिट्री एग्रीमेंट कराते हो किसी के साथ, तो बेसिकली आपके पास 3 टारगेट्स हैं, ईरान, भारत और चाइना। तीनों को आप हार्म कर सकते हो पाकिस्तान के अंदर बैठ के। उसको करने के लिए अगर पाकिस्तान को एक ऑप्टिकली अच्छा दिखाने के लिए आपने सऊदी से डील करवानी है, क्योंकि सऊदी जो है वो मित्र है अमेरिका का, और अमेरिका के डॉलर तब तक चलेंगे जब तक सऊदी की वो एग्रीमेंट चलेगा कि तुम्हारा जो इंटरनेशनल ऑयल का ट्रेड डॉलर में होगा। जिस दिन वो खत्म हुआ ये भी खत्म है, तो वो कह सकता ठीक है तुम जफ्फी डाल लो आपस में। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को भारत ने इतना आइसोलेट किया हुआ था रिसेंटली, पीछे तक अमेरिका के भी रिसेंट जफ्फी से पहले पाकिस्तान आइसोलेट हो चुका था, हर बंदा इसको टेररिस्ट कंट्री, इसराइल ने तो अभी 1 हफ्ता पहले बोला। तो ऐसे समझौते करा करा के अमेरिका इसकी प्रेस्टीज को ऊपर लाने की कोशिश कर रहा है और भारत के साथ इक्वेट करने की कोशिश कर रहा है, वो एक रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन ये है कि अमेरिका जिसने सब जीसीसी कंट्री, गल्फ कंट्रीज से जो पैसे लिए हुए हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए अपने अड्डे बना रखे हैं उनके, उसके वो अड्डे होने के बावजूद सबसे अमीर जो दोस्त है अमेरिका का, जिन्हें जहाज भी दिया अभी ट्रंप को गिफ्ट, कतर, उसके अंदर सबसे बड़ा इनका बेस है। और उस बेस के होने के बावजूद अमेरिका का एक दोस्त इसराइल आके सऊदीज के ऊपर से उड़ के वो उनको ठोक के चला गया दोहा में, और जब वापस आ रहा था तेल खत्म हो रहा था, उसका रिफिलिंग करने के लिए जहाज उड़ा ब्रिटिश का, मतलब ये तो सोने पे सुहागा हो गया। इसका ये मतलब है कि अरब कंट्रीज को समझ आने लगा कि अमेरिका जो कि रिलायबल नहीं था कभी, चलो चल रहा था, उसने प्रोटेक्शन दी हुई थी सऊदीज को, कतर को और बहरीन को, इन सब को, तो शायद सऊदीज के मन में ये भी आया हो कि भाई ये तो रिलायबल नहीं है, इसने भारत के साथ भी ये कुछ क्या किया है, तो हमें कहीं और देखना चाहिए सिक्योरिटी के लिए। और पाकिस्तान ने तो क्या सिक्योरिटी देनी है, बट हाँ एक पाकिस्तान को एटॉमिक पावर का ठप्पा लगा हुआ है, एक मुस्लिम कंट्री जो हीरा मंडी है, जो कि बिकने के लिए तैयार है, की रिक्वायरमेंट को वो शायद मीट भी कर जाएगी। तो वो दैट इज द सेकंड पॉसिबल रीजन। और थर्ड और फाइनल रीजन ये, इजराइल है वो ट्रंप की बात नहीं सुन रहा। तो क्या ये इजराइल को एक सिग्नल दी जा रही है अमेरिका द्वारा कि खुद पीछे हट गया और सऊदीज और पाकिस्तानी का हाथ मिलवा लिया, टू टेल इजराइल की कल को तो यू फील फनी, क्योंकि सऊदीज और जितनी भी अरब कंट्रीज ये कहते हैं कि इजराइल हमें ठोकेगा, जबकि इजराइल का कोई ऐसा मोटिव, इजराइल ने सिर्फ ईरान के बारे में बात की है। वही हाल है यूरोप कहता है कि पुतिन हमें मारना चाहता है, हमें हमला करना चाहता है, चलो लड़ाई करें। तो शायद थर्ड ये जो रीज़न हो सकता है कि ये अमेरिका का इनडायरेक्ट मैसेज है इजराइल को कि अब तू इधर दादागिरी थोड़ी कम कर, बिहेव योरसेल्फ, बिकॉज नाउ वन ऑफ द रिच कंट्रीज सऊदी अरेबिया हैज़ अ प्रोटेक्शन इन फॉर्म ऑफ एटॉमिक वेपन, लेकिन इसका फ्रॉम पाकिस्तान, लेकिन इसका एक फॉलो आउट ये भी हो सकता है कि इजराइल बोले सऊदीज को तो हमने तो आपसे कभी लड़ाई की नहीं, करनी भी नहीं, मैं ज़रा पहले रुको, पहले पाकिस्तान को ठोक के आता हूँ, जो वेपन तुम दिखाना कोशिश कर रहे हो, तो पता चला पाकिस्तान की मेहनत उड़ गई इस चक्कर में। तो ये 2-3 रीज़न है, बाकी भारत को इससे कोई इमीडिएट खतरा लगता नहीं है। पर इसमें एक बात देखने वाली ये है कि ये जो भी इनकी अंडरस्टैंडिंग हुई है, वो एक्ट है, पैक्ट है, एग्रीमेंट है, कुछ पता नहीं, डील है, कुछ पता नहीं, उसका पब्लिक डोमेन में कुछ जिक्र नहीं है, ना इनकी पार्लियामेंट में वो जाएगी, क्योंकि यहाँ फौज गई भी तो वो उसको ट्रंकेट करके छोटा मोटा कुछ पैरा 1-2 पढ़ के सुना देंगे। क्या हुआ है, क्यों हुआ, उसकी क्या मैकेनिक्स हैं और क्या उन्होंने सोचा है, वो अभी थोड़ा समय ही बताएगा, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट मुझे लगता नहीं सामने आएगा। तो सीपैक की डिटेल्स भी कभी सामने नहीं आई, तो इसकी तो क्या आएंगी। इसमें मेरा एक और क्वेश्चन ये है कि अभी ऑप सिंदूर 2 कब होगा, इंडिया कब क्या करेगा, वो तो एक भविष्य में होगा, लेकिन यमन में तो ऑलरेडी चल रहा है। अब इन्होंने 25,000 पाकिस्तानी मंगा लिए हैं 3,500 रियाल महीने के सैलरी के ऊपर। अब ये जब यमनी के खिलाफ लड़ेंगे पाकिस्तानी, तो ईरान तो कहेगा भैया तुम तो हमारे बैक जो मिलिशिया है उसके खिलाफ लड़ रहे हो, तो ईरान एक फ्रंट नहीं खोल देगा पाकिस्तान के लिए, क्या वहां से प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी, एक तरीके से स्क्वीज नहीं हो गया ईरान और इंडिया के बीच में? देखिए ईरान ने तो, ईरान की भी चाइना की तरह पॉलिसी है, वो खुद लड़ना नहीं चाहता वो हमेशा। और ईरान को जब जब ईरान पूरे अपने रूज पे था, तो मैंने इनके लिए एक टर्म इन्वेंट तो नहीं कह सकता, मेरे मुंह से निकल गया था कि 4 बर्नर का स्टोव है ईरान। एक पे ईरान, एक बर्नर पे इसका अपना कंट्रोल है, एक हमास है, एक हिजबुल्ला है और एक मलेशिया जो इसकी इरेगुलर मलेशिया है। तो ये ईरान क्या करता है कि कभी एक बर्नर को तेज़ कर देता है, आग बढ़ा देता है, जैसे देखते हैं यहाँ से रिएक्शन आने वाला उसको कम करके दूसरा कर देता है। ये ईरान की पॉलिसी रही है। उस हिसाब से देखेंगे तो पाकिस्तानियों की पिटाई यमन और सऊदी अरबिया के बॉर्डर पे होनी तय है।
उसके लिए ईरान को एक्चुअली पाकिस्तान को एक्चुअली लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये फोरगॉन कंक्लूजन है। हूतीज़ को मारना पाकिस्तान आर्मी की बस के बाहर। जो पाकिस्तानी आर्मी अपने बलोचों के सामने, अपने केपीके के सामने सरेंडर कर रही है, अगर हम ये बोलें कि हूती जैसे जो वो तगड़े फाइटर्स हैं वो, और उनके इलाके में उनका टेरेन, उनका लैंग्वेज, उनकी वहाँ का मौसम, उनका कहाँ पानी है, डेजर्ट में पानी कहाँ नहीं है, छुपना कहाँ है, वो सब नॉलेज उनकी। वहाँ अगर हमें लगता है कि पाकिस्तानी जाके, तो हूतीज़ ने बिल्कुल सही कहा कि 25,000 आएंगे तो 25,000 कब्रें खोदेंगे। पिटाई तय है, लेकिन वहाँ की लीडरशिप को कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक सऊदीज़ पैसा दे रहे हैं और उसके बदले प्राइवेट गार्ड्स हायर कर रहे हैं हीरा मंडी से, और वो चाहे मरें खपें क्या हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर वाले पैसे खाएंगे और मौज बनाएंगे। वो पाकिस्तान का करेक्ट। शेवन जी अब बीच सही है में सर। गायब हो गया था, हाँ बिल्कुल गायब हाँ हो गया हाँ। था, तो मैं तभी अब सही है वापस। सर। अभी ठीक है। सही है। हाँ सर, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था उस दिन लगातार मैसेजेस आ रहे थे वर्ल्ड लीडर्स के, तो थोड़ा सा एक वो एबनॉर्मल लगा, और उस दिन से लगातार रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। 17 तारीख को ये पैक्ट आता है, फिर उसके बाद चाबार वाला आता है, और फिर जो ट्रंप है उसने ये H1B वीजा वाला किया है। तो उसमें जो चाबार वाला एंगल है वो भी उसने सैंक्शन हटा दिए शायद 29 सितंबर से। वो सैंक्शंस लागू हो जाएंगे एक तरीके से, जो वेवर था वो खत्म कर दिया गया है। तो सबसे पहली चीज तो जो भारत की जो स्थिति है ईरान में चाबार के परिप्रेक्ष्य में वो क्या होगी, और दूसरी चीज क्या तालिबान से खुश होगा क्या, क्योंकि वो एक लाइफलाइन थी उसके लिए, इंडिया से जिस तरीके से सपोर्ट जा रहा था, फिर एनएसटीसी वहां से सब आ रहा था, तो उसके बारे में क्या है जी। आई थिंक ये जो ब्रैश एक्शन कर रहा है ना अमेरिका, वो भारत को मजबूर कर रहा है, जो कि भारत ने शायद नहीं करना था ओपनली। अगर मैं आपको ये पूछूं कि 29 सितंबर को आप बोल रहे हो कि शाहबार वाला सैंक्शन जो लग जाएगा, अगर आप वहाँ रहोगे, अब हमने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, एक हमारा रैंप हमारा है, बाकी 3 उनके अपने हैं, कुछ चाइनीज़ पैसा भी लगा हुआ है, हमारा तो अपना एक है। और हाँ, ऑफ कोर्स नॉट ओनली अफगानिस्तान, हमारा सेंट्रल एशिया के साथ जो भी आज लेन देन हो रहा है वहीं से हो रहा है। और ऑफ कोर्स नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो रशियन ड्रीम है, जिसमें हम सारे वो है। तो अगर ये करोगे और हम अगले दिन उठ के ईरान से सरेआम भारतीय फ्लैग लगा के शिप के ऊपर तेल खरीद के ले आए, तो क्या कर लोगे? ईरान को 45 साल हो गए सैंक्शन लगे हुए, और रशिया फुली सैंक्शनड है और लड़ाई लड़ रहा है। हमारे ऊपर सैंक्शन नहीं लगे हुए, टैरिफ 50%। तो एक आदमी जो 6 फीट हाइट का होता है ना, जब उसके ऊपर से 6.5 फीट स्विमिंग पूल में डाल दो, उसको तैरना ना हो, उसके बाद पानी 6.5 फुट होगी, 8.5 फुट होगी, 15 फुट हो, उसने मरना ही मरना है बेचारे ने। तो जब आपने एक लिमिट पूरी तैयार कर दी, क्योंकि 14-15-16% के रेंज में शायद हम कंफर्टेबल होते, कोई भी देश कंफर्टेबल होता 10 से लेके 20 के बीच में, लेकिन आपने 50 हमें लगा रखे हैं, इसके ऊपर क्या कर लोगे? और क्या सेंक्शन लगाओगे आप? हम अमेरिका से कुछ नहीं लेते, हम उनसे डोनेशन नहीं लेते। एक ज़माना था हम लेते थे, डेवलप कंट्रीज देती थी, हम उल्टा उनका तेल खरीदते हैं, और अभी हमारे पास इनफैक्ट अपना काफ़ी तेल निकल रहा है, हमें ज़रूरत नहीं है। मार्केट जो इसने खलबली मचा रखी थी, तो वो मार्केट हमने रशिया में, चाइना में और अफ्रीकन कंट्रीज़ में ऑलरेडी ढूंढ रखी है। कंसोलिडेशन फंड सरकार ने 20 की 22,000 करोड़ का बना रखा है कि जो इम्पैक्ट आएगा हमारी इंडस्ट्री पे, तो और क्या कर लेगा? उल्टा, जैसा कि हमारा करेक्टर है कि जब हमें बिल्कुल कोने में कोई धकेलता है तो फिर हम बड़ी बुरी तरह से उभर के सामने आते हैं। तो मुझे वही लगता है कि ये जो कर रहा है ये हमारा और आपको हैरानगी ना हो कि 10 साल के बाद कहीं कनॉट प्लेस में ट्रंप की मूर्ति लगी हो ऑरेंज बालों वाली, कि ये है वो महान शख्सियत जिसने भारत को जगाया। क्योंकि हम तो सो रहे थे आराम से कि सब ठीक है, तो जगा के था, जगाया कि भारत महाशक्ति बन गया। 2047 में जो भी प्राइम मिनिस्टर हो, पता चला वो ट्रंप की मूर्ति अनवील कर रहा है कनॉट प्लेस में। तो ये जो कारनामे किए हैं ट्रंप ने रिसेंटली, और जब से आपने मोदी जी के बर्थडे के बाद में बात की, ये बातें जो हो रही हैं, कुछ इसमें कॉन्सियसनेस भी कह सकते हैं, कुछ प्लान भी कह सकते हैं। लेकिन अगर आप धकेलोगे हमें कि आपको टैरिफ भी इतना लगेगा, आप उस ट्रेड कॉरिडोर में जहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट हो रखी है वहाँ ट्रेड नहीं कर सकते, वहाँ ऑपरेट नहीं कर सकते, तो फिर क्या होगा? भारत तो बोलेगा ठीक है यार, थैंक यू, मैं अभी जाके रशिया और चाइना के कैंप में बैठ रहा हूँ और मैं ईरान से तेल खरीद रहा हूँ। और ईरान में अगर ईरान में सैंक्शंस लगाते भी हैं तो वो उन कंपनीज को सैंक्शन किया जाएगा ना, तो उन कंपनीज को आइसोलेट कर लिया जाएगा यूएस से।
भाई नहीं करते हम उससे कोई ट्रेड डील, नहीं मतलब करेंगे डीलिंग उससे। में कुछ नहीं है। हाँ, साथ में ईरान देखो ना, ईरान 45 सालों से सैंक्शनड है, फुली सैंक्शनड है 45 सालों से। आप छोटा मोटा कोई ना, छोटे छोटा कोई देश हो, श्रीलंका टाइप, पाकिस्तान जो जिसकी इकॉनमी नहीं है, नेपाल, बांग्लादेश, इनको आप मैनिपुलेट कर सकते हो, और हमें भी हम मैनिपुलेट कर पाते हैं। अगर 1991 में वाली जब हमारा सोना गिरवी पड़ा था, आज नहीं हम सुनते किसी की। विद दिस काइंड ऑफ लीडरशिप इंडिया डजंट केयर। और मैं बता हाँ रहा हूँ, अमेरिका की कैपेबिलिटी भी नहीं है। आज तो वो हाल है कि अमेरिका सैंक्शन लगा भी दे तो हम तेल ले भी आएंगे और अमेरिकन सैटेलाइट हमें डिटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। जैसे हमने एटॉमिक अपना एक्सपेरिमेंट किया था, तो अमेरिका का सैटेलाइट घूम रहे थे ऊपर, उनको पता था कुछ होने वाला है, दे कुडंट इवन डू इट, पता नहीं चला। और जब हमने फोड़ दिया तो उसके बाद हमने कहा भाई हमने उड़ा दिया। तो कैपेबिलिटी बहुत बड़ी बात है ना। आप इंटेंट जितनी मर्जी रखो, अपना जितना मर्जी पोस्चर, आप अग्रेसिव कॉलर खड़ा करके गुंडा बन के गली में घूरो, दान हाथों में दम नहीं है, टांगों में जान नहीं है, अगर थप्पड़ मारेगा नीचे गिरोगे। तो ये करने दो उनको। मैं कहता हूँ और करो। मैं तो अपने ट्विटर में कितनी बार सैंक्शन लगा दो यार, फुल सैंक्शन लगा दो भारत के ऊपर, ना साला कोई बाहर जाए ना बाहर से कोई अंदर आए। हमारी इकॉनमी देखो, अफगानिस्तान जब हुआ ना, तो मैंने एक आर्टिकल लिखा, और ये बात है जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकला और 1 साल हो गया था निकले हुए, और अफगानिस्तान फुली सैंक्शन था, और जो पहले डॉलर्स आते थे वो बंद हो चुके थे, काइंड में एड आ रही थी राशन की। उन दिनों मैंने वीडियोस देखे हमारे इंडियन यूट्यूबर्स, बाइकर्स वगैरह के, जो कि अफगानिस्तान घूमने गए थे। तो आई वाज सरप्राइज्ड कि वहाँ पे लोग हमारे लोगों से पैसे नहीं लेते। खाना खाया, हिंदुस्तानी, नो मनी, रोड पे रुका, एंड ब्यूटीफुल फ्रूट्स, फर्स्ट क्लास, हाईवे के ऊपर लाल लाल काबुली सेब, बंदा बाइक वो कहता 100 रुपये कोई समथिंग लिफाफा लेता है, इंडिया पैसे नहीं लेता। तो मेरे को बड़ी हिट कर गई चीज़, तो मैंने आर्टिकल लिखा। मैंने कहा कि ये एक एग्जाम्पल है कि अगर आप अपने मीन्स में रहने का डिसाइड कर लो कि हमने हवाई सपने नहीं देखने, मुश्किल टाइम में जितना है उतना उगाएंगे, उतना खाएंगे। और ये जो अपनी हमारी गंदी आदत है ना, कि जब हम कंपटीशन में आके, जैसे भारत में दूध की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि दूध उतना प्रोड्यूस नहीं करता, तो 25% भारतीय जो दूध पीते नहीं, वो कुछ और ही पीते हैं। तो ये जो माल प्रैक्टिसेस जिसमें हम घुस चुके हैं, बिकॉज हर बंदा पैसा कमा के बाहर भागे, कोई बाहर घूमने जाना चाहता है, कोई बच्चों को पढ़ाने जाना चाहता है, बेसिकली पैसे कमाने में लगे हुए हैं। मे बी अफगानिस्तान से हमें सबक सीखना चाहिए कि जब ऐसे हालत बन जाए, आपकी जो स्ट्रेंथ है, और हमारी स्ट्रेंथ क्या है, डाइवर्सिटी शाइवर्सिटी वो तो सारी है ही है, हमारे पास अपना कंज्यूम करने की जितनी प्रोडक्शन है, दूध वगैरह को छोड़ के, अनाज हम उतना प्रोड्यूस कर रहे हैं कि हम खुद भी खा सकते हैं, और हमारे ऐसा कोई 2-4 देश और सैंक्शन है उनको भी खिला सकते हैं। हमारे अंदर हर चीज़ की फैक्ट्री, हर चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट लेवल पे है। ठीक है, अभी एप्पल बनना शुरू हो गया, हो सकता है कि हम एप्पल का लेटेस्ट मोबाइल ना खरीद पाए, वो भी अभी बनेगा खैर, लेकिन सैमसंग तो बन रहा है ना आराम से, सैमसंग का हैंड तो मिल रहा है फोल्डिंग वाला आपके पास, खुश रहो। हमें जो भारत आत्मनिर्भरता का जो नारा लगा के मोदी जी हमें पिछले 10 साल लेके आए, गाली निकालते हैं। आज हमारे में से कई शेर हैं जो मोदी जी को इंडिया हैज़ ए वीक प्राइम मिनिस्टर वो सब बोलते हैं। इनकी वैल्यू इनको तब समझ आएगी जब इनमें देश प्रेम आएगा, क्योंकि हमें सामने क्लियरली दिखता है कि हम एक मुश्किल टाइम की तरफ हेड कर रहे हैं, लेकिन एक कॉन्फिडेंस आता है कि ये लीडर ऊपर बैठा हुआ है तो हमें ये कश्ती निकाल के ले जाएगा। थोड़ा सा कष्ट होगा, थोड़ा हम एडजस्ट करेंगे, थोड़ा ये गाइड करेंगे। इसके लिए कंसोलिडेशन फंड बना लिया भारत ने ऑलरेडी 2000 करोड़ रुपए का। तो आई एम श्योर कल को ऐसे कोई आता सेटबैक होता है, ये जो बच्चे वापस आ रहे हैं जिनको अच्छे जॉब्स थे और वहाँ से छोड़ के H1 वीज़ा के चक्कर में वापस आना है, तो आई एम श्योर हम इनको भी ऑब्जॉर्व कर लेंगे। मैं थोड़ा उम्मीद करता हूँ भारत सरकार को से कि थोड़ा सा इस अपॉर्चुनिटी को इनकैश करें, और अफगानिस्तान अगर सर्वाइव कर सकता है अपना शिवम जी, तो हम कर ही सकते जी जी। हेलो जी। सर धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ समझाया, चाबार से लेकर पाकिस्तान से लेकर यूएस तक, और जिस ट्रेड डील के लिए यूएस ये सब कुछ कर रहा है, तो ऑलरेडी जो इकोनॉमिक एडवाइजर है नागेश्वरन जी, उनका बयान आ चुका है कि 30 नवंबर तक शायद 25% जो एक्स्ट्रा टैरिफ है वो भी कम हो जाएगा, और बेस टैरिफ 10 से 15% के आसपास रहेगा। और मुझे लगता है कि ज्यादातर कुछ उसी नेगोशिएशन को करने के लिए जो आर्म ट्विस्ट है, वो ज्यादा कुछ मुझे इसमें लगा लेकिन देखा ना शिवम जी, आपने ठीक है, हम मानते हैं आर्म ट्विस्टिंग होती है, पर आपको ये भी देखना चाहिए आप डील किससे कर रहे हो। आप भारत जैसे देश से डील कर रहे हो, तो आपको भारत से डील करना है और लीबिया से डील करना है, कुछ तो फर्क होना चाहिए ना। क्योंकि कल को आपको मुड़ना पड़ेगा, यू टर्न तो आपको मारना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं थूक के चाटना पड़ेगा। अभी मोदी जी ने ना थूका इस बहस में, ना चाटने की जरूरत पड़ी, वो मुस्कुरा रहे हैं।
ट्रंप थूक थूक के थक गया तो उसने 2 और गुर्गे लगा दिए, तुम थूको, वो भी लगे थूकने, फिर ये चाटने में लगे इकट्ठे। तो अच्छा नहीं लगता। आई मीन सुपर पावर हो, थोड़ा सा ना बड़ा दिल और बड़े उसमें बिहेव करना चाहिए। पर मैं तो, हालांकि मैं भी जानता हूँ कि 16-17% पे बात रुकेगी, पर मैं चाहता हूँ ना 50% ही रहे टैरिफ और सैंक्शन भी लगे हमारे ऊपर। तो फिर 4-5 साल बाद देखना भारत कहाँ पहुंचता है। ऐसे ऐसे में 10-15 साल लग जाएंगे उस लेवल पे पहुंचने के लिए। जी, अगर लीबिया होता तो अब तक तो डेमोक्रेसी जेट पे F-16 पे बैठ के ऑलरेडी इंडिया आ चुकी होती। या बिल्कुल। हाँ हाँ तो और वो कोशिश भी हो चुकी है, बड़ी कोशिश हाँ, की है इन्होंने, जेट तैयार थे इनके, मगर नहीं आ पाए। हाँ, अभी बांग्लादेश में 120 आए हैं बस, अभी हाँ, बांग्लादेश में तैयार है। हाँ, वो 120 आया तो हमने माइनवर में 120 उतार दिए 120 उसी उतार दिन। दिए। हाँ, तो ठीक है। तो वही कह रहा हूँ ना, उनको समझना चाहिए 91 का भारत नहीं है भाई, ये 2025 का भारत है। और इसके लीडर का नाम भी उनको रात को जपना चाहिए सोने से पहले। आप इसको खरीद नहीं सकते, आप इसको खरीद नहीं सकते। आपने रजीम चेंज करने की कोशिश की, वो आपसे हुई नहीं। आप पक्का उनको मारने की कोशिश भी करोगे, पर वही जब ऊपर वाला साथ देता है, आपकी नीयत सही होगी तो उनको उनको तो मैं, देखो मैं भारतीय जनता पार्टी का फैन नहीं हूँ, ना मैं मेंबर हूँ। मुझे भारतीय जनता पार्टी एज ए होल और कांग्रेस मुझे फर्क नहीं पड़ता, सारे एक जैसे हैं। लेकिन जब मैं इस बंदे को देखता हूँ ना, जिसको दिन रात गालियाँ खाता है, हम जैसे लोग भी क्रिटिसाइज करते हैं मोदी साहब को कई बार कई बातों पे, तो फिर लगता है यार ये जो भाई साहब मिशन पे आए हैं, इनको उतारा गया है। ही इज हेयर फॉर विद अ पर्पस, और जिस शक्ति ने इनको यहाँ उतारा है वो इनको बचा कर। अदरवाइज मैन ऑफ हिज स्टेचर एंड जो इतना ट्रेवल करते हैं और पब्लिक में जाना, हाथ मिलाना, फॉरेन कंट्री के ट्रिप्स देखो, और दुनिया इनके पीछे पड़ी है। आई थिंक हम ऐसे हवा बना के बैठे हुए पोटस पोटस पोटस। अगर आज सबसे ज़्यादा खतरा किसी वर्ल्ड के किसी लीडर को है जिसको लोग ख़त्म करना चाहते हैं, वो मोदी है। लेकिन बैठा ऊपर बचाने वाला, और इसलिए क्योंकि इन्होंने कुछ करना है, वो कर रहे हैं, वो दिख रहा है। हम लोग, हमारी वो जनरेशन है, हमने तो वो टाइम देखा ना कि एक सिटी बस आती है और उसके अंदर अगर 4 सीटें, 4 लोग बस स्टॉप पे खड़े हैं और पूरी की पूरी बस खाली है 50 सीट वाली, तो हम 4 भी दौड़ के चढ़ते हैं उसके ऊपर, बिकॉज हमारे साइक में ये था कि शॉर्टेज है, देश में शॉर्टेज देखी हमने। तो जब खाली बस भी आ रही है और चढ़ने वाले 4 हैं, सबको पता कि अगर लेट के भी जाएंगे तो भी 4 सीट का ऑक्यूपाई करेंगे, 50 सीट में से बाकी 46 खाली रहेंगी। पर ना साइक वैसी थी। आज की जनरेशन में देखता हूँ कई बार तो लगता कि नहीं, ये थोड़े इवॉल्व कर गए, बिकॉज यंगस्टर्स ने वो टाइम नहीं देखा, वो ह्यूमिलेशन नहीं देखी जो हमने देखी है कि अनाज के लिए आप अमेरिका से मांग रहे हो, आप गोल्ड अपना करके आए हो। अब मेरे घर का गोल्ड तो नहीं जाता टेक्निकली, बट लगता है ना जब अपने देश का गोल्ड आपका गिरवी रखा गया हो। और वो फिल्में उस टाइम भी होता था कि एक साहूकार होता था, उसके पास एक किसान जाता था, अपना खेत गिरवी रखता था, वो खेत कभी छुड़ा ही नहीं पाता था। तो हम तो उस गुलामी में जिए हैं, तो हमें लिखता है फ़र्क। तो ये यंगस्टर जो वॉच करेंगे सोच रहे होंगे कि हम लोग मस्का लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो टाइम देखा है और ये टाइम देखा है, तो एक डिफरेंस नज़र आता है। जो बाद में पैदा हुए तो हमारी आंखों से देखो, इसलिए हम लोग ऐसी पॉडकास्ट या ऐसी बातें करते हैं कि वी मस्ट वैल्यू कि हमारे पास कौन है, आज देश को कौन चला रहा है, और उनके कारण हमारा जो सम्मान है वो कहाँ, आत्मसम्मान कह लीजिए या ओवरऑल रिस्पेक्ट कहाँ पहुंची। जी आपने कहा मोदी जी पे अटेम्प्ट हुए हैं, मल्टीपल अटेम्प्ट हुए हैं, पटना में हुआ, पंजाब में हुआ, यूक्रेन में हुआ, सबको पता है। और मैं बस शो एंड करने से पहले यही बताऊंगा कि नेता कैसे बड़ा होता है। मोदी जी का तो सबको पता है। अभी ट्रंप, एक कोई रिपोर्टर बात कर रहे थे, तो वो ऑस्ट्रेलियन रिपोर्टर को ये कहता है कि मैं तुम्हारे प्रधानमंत्री से बात करूंगा कि तुमने मुझसे ऐसा सवाल क्यों पूछ लिया। तो ये लेवल दिखाता है दो नेताओं का। ईगो सबसे आगे, ईगो, फिर पर्सनल इंटरेस्ट, फिर अमेरिका। आज और रात भी जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें एक इंडियन रिपोर्टर जब सवाल पूछता है तो वो उसके एक्सेंट का मजाक उड़ाता है, वो रेसिज्म वहां साफ दिखाई देता है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपने सब चीजों के बारे में बहुत अच्छे से समझाया, और उम्मीद है कि आगे भी ऐसे जुड़ते रहेंगे। हाँ, थोड़ा बीच में कुछ गायब होता रहा, आई होप आप एडिट कर लीजिए। आई डोंट नो हाउ यू मैनेज इट। थैंक यू शिवम जी, थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद।